बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, okay, now we are going towards the new lecture and that is about the IC engine criterions। ठीक है, तो ये लेक्चर दो पार्ट्स में मुश्तमिल है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सही है, तो क्योंकि फ़ाइल हैवी हो सकता है तो इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। So let's start about the IC engine criterion, that what is IC engine criterion and how this is the parameters, the variables that are used in IC engine। ठीक है, तो हम अब आगे जा रहे हैं और हम पढ़ते हैं कि इन IC इंजन का जो क्राइटेरियंस है, जो पैरामीटर्स है, वो कौन कौन से हैं और क्या है। सही है, तो लेट्स गो अहेड एंड दैट इज़ the next topic, and that is indicator power। This is defined as the rate of work done by the gas on the piston as evaluated from an indicator diagram obtained from the engine। Indicator power represents the maximum power from the engine under ideal or perfect condition। Indicator power is calculated on the basis of engine size, displacement, operational speed and the pressure developed theoretically in the cylinder। सही है, तो इंडिकेटर पावर किसी इंजन का वह पावर है जो कि पिस्टन के हेड के ऊपर प्रोड्यूस हो रहा है। सही है, क्योंकि कंबशन चैम्बर के अंदर जो पावर प्रोड्यूस होता है वो मुख्तलिफ होता है वो पावर के जो हम बाहर व्हील पे हासिल कर रहे हैं या जो बाहर हमें एज अ आउटपुट मिल रहा है। सही है, तो इंडिकेटर पावर कंबशन के दौरान जो पावर प्रोड्यूस होती है उसको हम इंडिकेटर पावर कहते हैं। ठीक है, और आपको इस पावर को एक डायग्राम के ज़रिए आपको दिखाया गया है। सही है, नीचे कि ये जो आपको कर्व नज़र आ रही है उसके अंदर जो एरिया है, ये कर्व की जो मोशन है ये आपको पिस्टन की मोशन दिखाई दे रहा है। सही है, तो आपके हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपको क्या दिया गया है, आपको इंडिकेटर पावर एट पीवी डायग्राम। तो आपको नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है। इसके दरमियान जो वर्टिकल लाइन है ये पावर को रिप्रेजेंट करेगा और जो नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन है ये टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। सही है, तो आपको जो ये दो एरिया नज़र आ रही है अंदर कर्व के। सही है, तो बेसिकली ये एक्चुअल कर्व है कंप्रेशन और एक्सपेंशन का, कंप्रेशन का, एग्जॉस्ट का एंड क्या इनलेट स्ट्रोक का। तो ये आपको जो इंडिकेटर कर्व है, जो एक्चुअल कर्व है ऑफ द पीवी डायग्राम, तो ये एक्चुअल कर्व है जो कि आपको दिखाई देगा। सही है, इसमें जो एरिया ऊपर नज़र आ रही है ये आपको पावर शो कर रहा है और नीचे जो छोटा स्मॉल एरिया नज़र आ रहा है तो ये पंपिंग लूप है जो कि हमारे पास ये टाइमिंग ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक ये लेगा। सही है, दूसरी बात यह कि इंडिकेटर पावर मैक्सिमम पावर होता है किसी भी इंजन में जो पावर प्रोड्यूस होता है ये मैक्सिमम पावर होता है। और क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो तीन किस्म का पावर प्रोड्यूस होता है जिसको हम एक फ्रिक्शनल पावर और इसको इस तरह हम जो ब्रेक पावर है, तो ये दो तीन किस्म के पावर्स है। इसमें एक इंडिकेटर पावर है जो कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा है। सही है, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे और ये
क्या कर रहा है, ये अफेक्ट कर रहा है या ये डिपेंड कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ इंजन साइज, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और इस तरह स्पीड है, प्रेशर है, जो कि हमारे पास थ्योरेटिकली है। तो इसको हम दूसरी फॉर्म में हम इसको थ्योरेटिकल पावर भी कह सकते हैं। तो ये इंजन का क्या है, इंडिकेटर पावर है, और ये मैक्सिमम पावर किसी भी इंजन का कहलाता है। सही है। शायद नेक्स्ट हम इसमें एक दो न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सही है। नेक्स्ट इज़ अबाउट द इंडिकेटेड पावर फार्मूला। सही है। तो आपको यहाँ पे इंडिकेटर पावर का फार्मूला दिखाई दिया है। इसमें आपको इंडिकेटर पावर का फार्मूला है PIA L और कैपिटल N एंड स्मॉल n। सही है। तो आपको नीचे दिखाई दी गई है कि फॉर 4 स्ट्रोक हमारे पास जो ये फार्मूला है हमने इसको 2 पे डिवाइड करना है, जबकि फॉर 2 स्ट्रोक हमारे पास क्या है, इसको 2 पे डिवाइड नहीं करना है बल्कि इसको 1 पे डिवाइड करना है। अच्छा, क्यों 2 पे डिवाइड करना है 4 स्ट्रोक में? क्योंकि 4 स्ट्रोक इंजन में हमारे पास क्रैंकशाफ्ट की 2 रिवॉल्यूशन पे हमें एक पावर स्ट्रोक मिलता है। 2 रिवॉल्यूशन पे हमें एक पावर स्ट्रोक मिलता है, ठीक है। तो क्योंकि रिवॉल्यूशन 2 है, सही है, तो हमने उस पावर को 2 पे डिवाइड करना है। और हमारे पास जो 2 स्ट्रोक इंजन है, हमारे पास यहाँ पे क्रैंक के पर रिवॉल्यूशन पे हमें पावर स्ट्रोक मिलता है, तो हमने इसको 1 पे डिवाइड करना है, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन में हमें एक पावर स्ट्रोक मिलता है और 4 स्ट्रोक इंजन में हमारे पास 2 रिवॉल्यूशन पे 1 पावर स्ट्रोक मिलता है। तो आपको अभी वेरिएबल बताए गए हैं कि ये वेरिएबल जो है ये कौन से वेरिएबल है। तो एरिया जो है ए, ये एरिया को शो कर रहा है, जो कि हमारे पास क्या है, पिस्टन हेड का एरिया जो है। सही है। एल आपको शो कर रहे हैं लेंथ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये है कि ये पिस्टन कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा फ्रॉम द TDC टू द BDC, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। द डिस्टेंस फ्रॉम द TDC टू BDC ये सिलेंडर लेंथ है या पिस्टन डिस्प्लेसमेंट है। सही है। PI जो है इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर, ये आपको प्रेशर दिखाई देगा जो कि ये मैक्सिमम प्रेशर है किसी भी इंजन के जो अंदर प्रोड्यूस होता है। सही है। इसमें N है, कैपिटल N, जो कि है हमारे पास रोटेशनल स्पीड है, इसको हमने RPM में शो करना होगा। ठीक है। RPM में रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो ये क्या है, रोटेशनल स्पीड है। और जो हमारे पास क्या है, स्मॉल n है, तो ये नंबर ऑफ सिलेंडर्स है। अगर हमारे पास 4 सिलेंडर वाला इंजन हो तो ये 4 होगा, 2 सिलेंडर वाला इंजन हो तो ये 2 होगा, 8 सिलेंडर वाला इंजन हो तो ये इसकी वैल्यू 8 होगी। सही है। तो दिस वाज द अबाउट द फार्मूला ऑफ द इंडिकेटेड पावर। तो जब भी हम इंडिकेटेड पावर के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे या इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहे तो हमने क्या करना है कि हमारे पास इन सारे वेरिएबल्स का पता हो और ये गिवन हो तो हम इंडिकेटर पावर हम मालूम कर सकते हैं। सही है। तो इसमें हमारे पास जो ये कैपिटल स्मॉल n है और ये लेंथ है, ठीक है, और एरिया है, तो ये मेरे ख्याल में ये कांस्टेंट वैल्यू होंगे और इसकी जो हमारे पास डायमेंशनल है, ये डायमेंशनल वैल्यूज़ है। सही है। हमारे पास जो है डायमेंशनल वैल्यूज़ है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स गो एंड दैट इज़ अबाउट द ब्रेक पावर। नाउ व्हाट इज़ ब्रेक पावर? Brake power is known as the indicated power output. Brake power is the power developed inside the engine cylinder by the combustion of the charge. It is also called brake power because a brake is used to slow down the shaft inside a dynamometer. Brake horsepower is often used
to compare engines and their characteristic. Automotive manufacturing use brake horsepower to show the difference between engine. ठीक है, तो हमारे पास जो पावर सिलेंडर के बाहर जो हमारे पास क्रैंकशाफ्ट पे जो पावर आती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ब्रेक पावर कहते हैं। और इसका फार्मूला आपको बताया गया है कि ब्रेक पावर 2 पाई NT, सही है। तो क्रैंकशाफ्ट पे जो हमारे पास पावर प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं ब्रेक पावर। द पावर विच इज obtained on the crankshaft of the IC engine is called brake power। 2 पाई NT, सही है। तो इसमें भी आपको क्या दिखाया गया है? 2 पाई जो है हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। n जो है ये वही स्पीड है, RPM है। और टॉर्क जो है ये हमारे पास T जो है हमारे पास ये टॉर्क है, सही है। तो यहाँ पे टॉर्क की ज़रूरत क्यों है? इसलिए है कि जो कि हमारे पास ये पावर शॉर्ट पे प्रोड्यूस हो रहा है, तो पिस्टन से लेके शाफ्ट तक जो डिस्टेंस है, तो ये क्या है? ये हमारे पास मोमेंट आर्म है। तो टॉर्क में हमेशा हम मोमेंट आर्म यूज़ करेंगे, सही है। तो अगर हमारे पास टॉर्क ना हो तो क्या फिर हमने क्या करना होगा कि हमारे पास एक तो टॉर्क को मालूम करने के लिए हमारे पास जो डिस्टेंस है, रेडियस फ्रॉम द रोटेशन, जो कनेक्टिंग रॉड पिस्टन के साथ कनेक्टिंग रॉड है, उसी पॉइंट से लेके क्रैंकशाफ्ट के मिड तक जो डिस्टेंस है, तो ये क्या होगा? ये हमारे पास मोमेंट आर्म होगा। तो आपको नीचे दी गई है कि n RPM में है, T हमारे पास टॉर्क है जो कि हमारे पास वेट इनटू मोमेंट आर्म के बराबर है। तो वेट हमारे पास तो लोड होगा जो बाहर है, ठीक है। हमारे पास क्रैंकशाफ्ट पे कितना लोड है, व्हीकल का कितना लोड है, कितना ये जो मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये लोड है। और हमारे पास जो R है, रेडियस है, तो ये हमारे पास पिस्टन से लेके क्रैंकशाफ्ट तक है, क्योंकि कनेक्टिंग रॉड जो कि क्रैंकशाफ्ट को पिस्टन के साथ कनेक्ट करता है, सही है। तो ये कनेक्टिंग रॉड क्या कर रहा है? क्रैंकशाफ्ट को रोटेट कर रहा है, और क्रैंकशाफ्ट डायरेक्टली अटैच टू द फ्लाई व्हील, एंड फ्लाई व्हील इज डायरेक्टली अटैच टू द एक्सटर्नल आउटपुट, सही है। तो हमने फिर यहाँ पे वेट और जो हमारे पास कनेक्टिंग रॉड का जो डिस्टेंस है ये बताया गया होगा, सही है। तो ये हमारे पास क्या होगा? ब्रेक पावर होगा। 2 पाई NT इसका फार्मूला है, और फिर हम इसको अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम इसको फिर यूज़ करेंगे। तो आपको वहाँ पे आसानी के साथ क्या होगा पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ ब्रेक पावर एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ब्रेक पावर एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द इंडिकेटेड पावर ऑफ द सेम इंजन, सही है। अच्छा, now let's go ahead and that is about the thermal efficiency, सही है। Now what is thermal efficiency? The power output of the engine is obtained from the chemical energy of the fuel supplied, सही है। हमारे पास जो भी एक्सटर्नल वर्क हम हासिल करते हैं, ठीक है, तो ये तो हम एयर ऑयल मिक्सचर को जलाते हैं या फ्यूल मिक्सचर को जलाते हैं, तो हमें उसी फ्यूल का भी हमारे पास क्या होगा? एनर्जी मालूम होगी, कैलोरीफिक वैल्यू मालूम होगी, ठीक है। ये इसकी एनर्जी है। और हमारे पास जो बाहर आउटपुट भी आता है तो वो भी हमारे पास एक एनर्जी की एक टाइप है। So the overall efficiency of the engine is given by the brake thermal efficiency। तो अगर हम ब्रेक पावर को जो हमारे पास बाहर मौजूद होता है, अगर हम इसको फुल एनर्जी पे डिवाइड करें तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? ब्रेक पावर आएगा। मतलब ये है कि अगर आप 1 लीटर फॉइल ले लें
और इसका आप एनर्जी फाइंड आउट करें थ्रू कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, इस एनर्जी को आप क्या करें, फाइंड आउट करें और फिर इस एनर्जी को आप पावर में कन्वर्ट करें थ्रू फार्मूला। ठीक है, और फिर जब आपके पास वो 1 लीटर फ्यूल को इंजन में यूज़ करेंगे और आपके बाहर जो पावर आ जाएगा, आउटपुट पावर आ जाएगा या ब्रेक पावर आ जाएगा, जो कि हमने पिछले फार्मूले में पढ़ा, उस फार्मूले के ज़रिए आप इसको निकालेंगे। तो अगर आप उसी पावर को डिवाइड करें, इसी ब्रेक पावर को जो हमने ड्यूरिंग 1 लीटर आप फ्यूल हमने फाइंड आउट किया है, तो इसकी रेशियो को हम थर्मल एफिशिएंसी कहते हैं। तो नीचे फार्मूले में आपको बताया गया है कि थर्मल एफिशिएंसी ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय फ्यूल एनर्जी, या ब्रेक पावर मास ऑफ फ्यूल इनटू हीट ऑफ द या कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। तो आपने कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड आउट करना है मास ऑफ द फ्यूल के साथ, उसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाइड करना है। तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास थर्मल एफिशिएंसी आएगी। तो ज़ाहिर बात है जितनी भी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी उसी तरह इसकी थर्मल एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी। mf इज़ द मास ऑफ फ्यूल कंज्यूम per unit time and Q net V is the lower calorific value of the fuel। तो आपके पास हर फ्यूल की अपनी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो अगर आपके पास पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, गैसोलीन है, मीथेन है वगैरह, कोई भी जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी की कैलोरीफिक वैल्यू आपको नाउन होगी, क्योंकि ये इसकी अपनी कांस्टेंट वैल्यू होगी। और फिर आप जितना मास ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लीटर का मास मेरे पास अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 1 kg हो, तो आपने 1 kg को अपनी कैलोरीफिक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपके साथ ये क्या आएगा, फ्यूल की एनर्जी आएगी। फिर वही 1 लीटर आप जब इंजन में यूज़ करेंगे और आपके पास जो पावर आएगा, क्योंकि रोटेशन आप मालूम करेंगे, सही है, और आप टॉर्क भी मालूम कर सकते हैं, तो आपसे आउटपुट पावर आपके पास आएगी। जब आपके पास आउटपुट पावर आएगी तो फिर इस आउटपुट पावर को आप डिवाइड करें जो एनर्जी आपने कैलोरीफिक वैल्यू के ज़रिए उसी फ्यूल के फाइंड आउट की है, तो इसके ऊपर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द फ्यूल या ऑफ द इंजन आएगी, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। तो अगर इंजन की डिज़ाइनिंग बेस्ट हो, इंजन की जो फ्रिक्शन वहाँ पे कम हो, वहाँ पे लॉसेस कम हो, क्योंकि अगर हम 1 लीटर ऑयल इसमें यूज़ करेंगे तो ज़ाहिरी बात है बहुत सारा फ्यूल वहाँ पे जो है ना वेस्ट होगा, साउंड प्रोड्यूस होगी, फ्रिक्शन होगी, हमारे पास जो रिजाइडल बर्न एशेस रह जाएगा वही होगा, बहुत सारे लीकेज भी हो सकती है। तो अगर इंजन जितना कम्पैक्ट हो, बेस्ट डिज़ाइन हो, उतनी ही थर्मल एफिशिएंसी इसकी बेस्ट होगी। So now let's go ahead and that is specific fuel consumption. Now what is specific fuel consumption? Specific fuel consumption, SFC, is the mass of fuel consumed per kilowatt developed per hour and is a criterion of economical power production। तो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन ये क्या है कि अगर हम 1 किलोवाट पावर डेवलप करना चाहे पर आवर में, ठीक है, पर आवर में हमने क्या करना है, जो पावर प्रोड्यूस करना है, जो मास हमने वहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है, तो जितना फ्यूल कंज्यूम होगा टू डेवलप 1 किलोवाट पावर
पर आवर। 1 किलोवाट पावर जब हम प्रोड्यूस करना चाहेंगे और इसके लिए जितना फ्यूल कंज्यूम होगा उसको हम स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन कहते हैं। नीचे फार्मूले में आपको बताया गया है कि SFC मास ऑफ द फ्यूल डिवाइडेड बाय ब्रेक पावर। सही है। तो आपके पास अगर 1 लीटर ऑफ ऑयल है, इसकी मास है 1 kg और ये आपके पास जितना पावर प्रोड्यूस कर सकता है, आपको इसको ब्रेक पावर पे डिवाइड करें तो आपको पावर आ जाएगा, लेकिन वो वाट में होगा या हार्स पावर में होगा। यहाँ पे आपने इसको kg पर किलोवाट आवर आपने इसको कन्वर्ट करना होगा। आप जो फ्यूल के जो मास है आपने इसको kg में लेना होगा। जो ब्रेक पावर है इसको आपने किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना होगा। अगर आपके पास हॉर्स पावर आता है, ठीक है, तो हॉर्स पावर का जो कन्वर्जन है वो आपने वाट में करना होगा। सही है। फिर आपने उसको आवर में कन्वर्ट करना होगा और फिर इसको आपने kg में किलो में कन्वर्ट करना होगा, मतलब 1000 में कन्वर्ट करना होगा। तो आपने ब्रेक पावर को किलोवाट आवर में निकालना होगा और आपने जो मास है वो kg में लेना होगा। तो जब आप मास ऑफ द फ्यूल डिवाइड करें इसको ब्रेक पावर से, तो आपके पास स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन आएगी। तो फिर वही बात है, अगर इंजन कम्पैक्ट डिज़ाइन है, बेस्ट डिज़ाइन है, तो इसकी स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन कम होगी। मतलब ये है कि ये आपको जितना पावर देगा 1 किलोवाट पावर देगा, तो आपकी जो फ्यूल कंजम्पशन है वो कम होगी। सही है। आपके फ्यूल कंजम्पशन कम होगी। जब फ्यूल कंजम्पशन कम होगी तो आपको वही कम कंजम्पशन पे आपको वही पावर प्रोड्यूस होगा, पर 1 किलोवाट पावर प्रोड्यूस होगा, तो ये इसकी स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन कहलाएगी और इंजन जो है ना इसकी डिज़ाइनिंग बेस्ट होगी। सही है। नेक्स्ट we ahead going towards the next slide, and that is a numerical problem. तो यहाँ पे आपको एक सिंपल, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें, आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, अबाउट द about the formulas that you have to use in a numerical problem. Now let's go and read the problem, what is required and what is are given. One engine petrol 4 cylinder has diameters 57 mm. सही है। 4 सिलेंडर है, स्मॉल n हमारे पास 4 है। सही है, समझ आई। इस तरह हमारे पास डायमीटर जो है 57 mm है, तो ये क्या होगा, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो ये 0.057 मीटर हो जाएगा। लेंथ जो है, ठीक है, लेंथ हमारे पास जो TDC और BDC के दरमियान जो लेंथ है ये हमारे पास 90 mm है, 0.09 मीटर होगा। स्पीड हमारे पास गिवन है 800 है। और इस तरह द डायनामोमीटर रेडियस इज 0.356 मीटर। सही है, जो रोटेशन होगा वहाँ पे डायनामोमीटर का, वो इसका रेडियस इतना है। एंड ब्रेक लोड इज 155 न्यूटन। कैलकुलेट द ब्रेक पावर। तो आसान है, सिंपल है। आपके पास ब्रेक पावर का जो फार्मूला है वो 2π/NT है।
तो आपके पास 2 पाई कांस्टेंट है, इन हम आपके पास है इन आरपीएम 2800 है, सही है। अब आपके पास टी, तो टी नहीं है, ठीक है, तो टी हमारे पास इक्वल है W इंटू आर। अब आपके पास W भी गिवन है, ब्रेक लोड आपको 155 है, सही है, और आपको R भी दी गई है कि हमारे पास जो डायनामोमीटर का रेडियस है वो क्या है 0.356 मीटर। तो आपने 155 को जिससे मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास टॉर्क आ जाएगा, सही है। तो ये सारे वैल्यू आपको नीचे ये प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है, तो आपने इसको सॉल्व करेंगे, सही है। आपने इसको प्रैक्टिस करना होगा क्योंकि सॉल्व प्रॉब्लम है, सही है, तो आपने इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। ओके, नाउ the strength can become a maximum of this now this lecture, but I think that we have to move towards the next problem, and it is a problem number 2. One engine petrol has brake power 16.2 kilowatt and indicated power 19.2 किलोवाट। आपको ब्रेक पावर दी गई है और आपको इंडिकेटर पावर दिया गया है। फाइंड आउट मैकेनिकल एफिशिएंसी, ठीक है। तो आपको सॉल्यूशन यहाँ दी गई है और आपको मैकेनिकल एफिशिएंसी की जो फार्मूला है वो क्या है कि ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड पावर। तो आपके पास ये बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, आपको आपके पास दोनों दी गई है, सही है। तो यहाँ पे आपने इसको सॉल्व करना है, देखना है और इसको याद करना है, सही है। ओके, नाउ we are going towards the second part of this lecture. So this is the last slide of lecture of part 1, and this lecture have also a part 2. So let's go towards the part 2 and open that, सही है।